हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर है हमारा। ठीक ना। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है। हमारा पहला क्वेश्चन होता है सर एमसीक्यू। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है एमसीक्यू। आपको 10 में से कोई 7 बनाना होता है। हम 10 का 10 जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आपको ऑडियो का इशू हो रहा है तो आप ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ गए। चलिए, तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, द पार्टिकुलर प्लेसेस वेयर द पेडेस्ट्रियंस आर टू क्रॉस द पेवमेंट आर प्रॉपरली मार्क्ड बाय द पेवमेंट मार्किंग नोन एज। पेडेस्ट्रियन कहते हैं जो पैदल चलता है। ऐसा लोग जो पैदल चलता है उसको क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा रोड पर का कुछ जगह मार्क किया होता है जहां पे हमारा पैदल चलने वाला लोग के लिए बना होता है और उससे वो चलकर रोड को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप लाइन नहीं, क्रॉस वॉक लाइन कहते हैं। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस वॉक लाइन कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना किसी क्वेश्चन का कुछ और आंसर है, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दिया रहता है, तो आप हमको कमेंट में, चैट पे, कॉल पे, जैसे भी हो बताइए। ठीक है। एक वैलिड प्रूफ के साथ बताइएगा, तो हम अपना आंसर जो है मॉडिफाई कर लेंगे या फिर बदल लेंगे, जो भी हमारा है। ठीक है। लेकिन वैलिड प्रूफ के साथ बताइएगा। ठीक। चलिए, अगला क्या कहता है, एज पर द नागपुर प्लान द अनसरफेस्ड रोड्स। ठीक है। नागपुर प्लान के अनुसार अनसरफेस रोड का क्या मतलब होता है। अनसरफेस रोड का मतलब होता था ओडीआर एंड विलेज रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड हमारा क्या होता था, अनसरफेस्ड होता था। ठीक है। नागपुर प्लान के अनुसार हमारा क्या होता था, ओडीआर और विलेज रोड हमारा क्या होता था, अनसरफेस्ड होता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओडीआर एंड विलेज रोड। ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा सर, पहला ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ओडीआर एंड विलेज रोड, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है हमारा सर। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है मोर्थ स्टैंड्स फॉर, यानी कि मोर्थ का आपको फुल फॉर्म बताना है। मोर्थ मतलब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। मोर्थ का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या है, हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइंड फॉर। हाईवे फैसिलिटीज जो है किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो इसका आंसर जो है एनुअल एवरेज आवरली वॉल्यूम ये नहीं होगा, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक ये भी नहीं होगा, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इसका होगा। ठीक है। हो सकता है कहीं पे आपको ऑप्शन 4 भी दिख जाए, लेकिन ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा मेरे अनुसार। ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, इन सीबीआर टेस्ट, सीबीआर टेस्ट वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट। सीबीआर टेस्ट में सीबीआर का वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, 2.5 mm पे बिल्कुल सर किया जाता है। 2.5 mm ओनली लिखा हुआ है तो नहीं होगा, 2.5 mm पे किया जाता है, साथ साथ जो है हमारा 5 mm पे भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 2.5 mm एंड 5 mm, यानी कि ऑप्शन लास्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप हमको कमेंट में बताइएगा कि सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बात समझ गए। चलिए, अगला हमारा क्या है सर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। अगला हमारा क्या है सर, इफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज 20 से 30%। अगर एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू 20 से 30% है तो उसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। एक्सेप्शनली स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग ये भी नहीं। ठीक है। 20 से कम रहता है तब स्ट्रांग मानते हैं, लेकिन 20 से 30 है ना, इसको सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग हम कह सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो इस चीज को आप देखिए, समझिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है इससे। अगला हमारा क्या है सर, टाई बार्स इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स आर। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में टाई बार कहाँ लगता है, एक्सपेंशन जॉइंट में नहीं, कंट्रैक्शन जॉइंट में नहीं, वार्पिंग जॉइंट में नहीं। टाई बार हमारा लगता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन 4 लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एज पर आईआरसी, आईआरसी का मतलब क्या हो गया, इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी के अनुसार, ठीक है, आईआरसी के अनुसार, रिकमेंडेशन के अनुसार आपका जो मैक्सिमम लिमिट होगा सुपर एलिवेशन का मिक्स ट्रैफिक के लिए प्लेन टेरेन में वो कितना लेते हैं हम लोग, तो वो हम लोग 1/15 लेते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/15 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा, सॉरी पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा, समझ गए। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, रिगिडिटी फैक्टर फॉर ए टायर प्रेशर ग्रेटर देन 7 kg/cm²। ठीक है, रिगिडिटी फैक्टर जब टायर प्रेशर आपका 7 kg/cm² से ज्यादा हो तो क्या होगा, तो देखिए रिगिडिटी फैक्टर बराबर होता है कांटेक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। बात समझ में आ गई, रिगिडिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, कांटेक्ट प्रेशर बाय टायर प्रेशर। अब देखिए कि हमारा क्या कह रहा है, टायर प्रेशर ग्रेटर देन, मतलब टायर प्रेशर का वैल्यू अगर बढ़ गया, ठीक है, अगर टायर प्रेशर का वैल्यू बढ़ गया तो ये हमारा क्या होगा, घटेगा, रिगिडिटी फैक्टर घटेगा। क्यों घटेगा सर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिगिडिटी फैक्टर और टायर प्रेशर हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है, तो अगर टायर प्रेशर का वैल्यू ग्रेटर देन मतलब बढ़ रहा है तो रिगिडिटी फैक्टर क्या होगा, घटेगा। तो इसमें लेस देन वाला ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्यों सर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, टायर प्रेशर हमारा जो है अगर 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा जो है रिगिडिटी फैक्टर क्या होगा, घटेगा। क्यों सर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा जा रहा है अगला सवाल कि डिजायर लाइंस जो है, ठीक है, ये जो डिजायर लाइंस है ये प्लॉट किया जाता है कहाँ पे, ठीक है, डिजायर लाइंस कहाँ पे प्लॉट किया जाता है, तो जब आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप जो है इसके बारे में पढ़े होंगे, किसके बारे में सर, डिजायर लाइन के बारे में पढ़े होंगे। जब आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे डिजायर लाइन के बारे में पढ़े होंगे। तो डिजायर लाइन कहाँ प्लॉट किया जाता है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडीज में किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, अगर किसी का कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम जो है आंसर अपना उसके अनुसार देखेंगे पहले कि क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, फिर अगर मेरा गलत हुआ तो हम अपना चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। बात समझ में आ रही है, हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे सर, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन देखने से पहले आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि हमारा वीडियो जो है ना 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 2 3, ये तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट देख लीजिएगा, सारा का सारा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। 3 से क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, पार्ट 3 से क्या करेगा, क्वेश्चन रिपीट करने का चांस है। उसके बाद 2 में हमारा क्या है सर, 2 में आपका न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, 2 में न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा, 3 में क्वेश्चन रिपीट करने के चांस है, इसलिए 2 और 3 देखना तो कंपलसरी है। 1 देखिए या नहीं देखिए उतना फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करना जरूरी होता है ताकि हम लोग को पता चलता है कि हाँ जो मेहनत करके बच्चा के लिए कंटेंट बनाए, बच्चा को कंटेंट समझ में आ रहा है। चलो, क्या कहता है, डिफाइन हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट को डिफाइन कीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि किस किस फैक्टर पे हाईवे अलाइनमेंट असर करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से हाईवे अलाइनमेंट पे असर पड़ता है। बात समझ में आ गई, तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा सर हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है। देखो, जैसे कि मान के चलो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा जो है ये मान के चलो पटेल चौक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा मान के चलो क्या है, गांधी चौक है। बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है कि पटेल चौक और गांधी चौक के बीच में रोड बनाना है। बात समझ में आ रही है, पटेल चौक और गांधी चौक के बीच में हमको रोड बनाना है।
तो हम अब हमारे मर पे डिपेंड करेगा कि रोड हम कैसे कैसे ले जाए। या तो हम रोड सीधा लेके जा सकते हैं, ठीक है, या तो रोड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर यहाँ पे आके मिला दिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे भी एक रोड ले जा सकता है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर लाके रोड मिला दिए। बात समझ में आ रही है? या नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ऐसे गए और फिर डायरेक्ट यहाँ पे रोड मिला दिए। तो हम लोग जो है जब दो पॉइंट के बीच में रोड बनाना है तो रोड हम किसी भी रास्ता से ले जा सकते हैं। तो हाईवे को हम लोग जिस तरीके से जमीन पे बिछाते हैं, ठीक है, हमारा हाईवे जो है जमीन पे जिस तरीके से या जिस रास्ते से होके गुजरेगा, ठीक ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, हाईवे अलाइनमेंट कहलाएगा। अगर रोड एकदम सीधा गया तो अलाइनमेंट सीधा होगा सर। रोड हमारा क्या गया, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस तरीके से अगर मुड़ के गया है तो ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यही हमारा हाईवे का अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन तुम देख रहे हो ना, यही तुम्हारा हाईवे का अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुमको एक बात बताते, तुम रोड को अच्छे से देखे हो, जैसे कि ये हमारा रोड होता है, ठीक है, तो रोड में तुम देखोगे ना कि बीच में हमारा मार्किंग किया रहता है, रोड के बीच में हमारा मार्किंग किया रहता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये तुम्हारा क्या है कि ये जो डॉटेड वाला रोड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाईवे का सेंटर लाइन कहते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाईवे का सेंटर लाइन कहते हैं। तो ये जो सेंटर लाइन जैसे जैसे गुजर रहा है, ये सेंटर लाइन मान के चलो सीधा चला गया तो रोड का अलाइनमेंट सीधा, ये सेंटर लाइन पहले इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो मान के चलो इस रोड का अलाइनमेंट जो है ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर लाइन जैसे जैसे मुड़ेगा, वही वो रोड का क्या कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोड बना रहे हैं, ठीक है, रोड बना रहे हैं, तो हमको क्या है कि जब ये रोड बनेगा ए से बी के बीच में, यानी कि गांधी चौक से पटेल चौक के बीच में, तो आपको क्या करना है ना कि आपको जो है ये रोड हमारा कई सारे पॉइंट से होके जाना चाहिए। मान के चलो कि यहाँ पे जो है हमारा बोस चौक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, कलाम चौक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है सर, शास्त्री चौक है। बात समझ में आ रही है? तो अब तुमको क्या कहा गया कि जब आप रोड बनाइएगा ए से बी के बीच में, तो बोस कलाम और शास्त्री चौक से होते हुए रोड जाना चाहिए, ताकि सारे जनता को फायदा हो सके। तो ये जो हमारा अलाइनमेंट में ये सब जो पॉइंट आ रहा है, बोस कलाम शास्त्री, इस सबको ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहा जाता है। इस सबको क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। मतलब जिस जिस पॉइंट से होते हुए हमारा रोड गुजरेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहते हैं। या फिर जिस पॉइंट से होते हुए नहीं भी रोड गुजरेगा, वो भी ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स में आता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या है सर, हाईवे अलाइनमेंट हो गया। हाईवे अलाइनमेंट आप समझ गए कि अगर हमको दो पॉइंट के बीच में रोड बनाना है, पटेल चौक गांधी चौक के बीच में रोड बनाना है, तो हमारा रास्ता जैसे जैसे गुजरेगा, वो हमारा क्या बताएगा सर, वो हमारा हाईवे का अलाइनमेंट बताएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब ये जो हाईवे का अलाइनमेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए सर, हमारा बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो ए से बी के बीच में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा होना चाहिए। अगर मान के चलो हम सीधा रोड कर दिए, तो इधर का जो ये सब बोस चौक, कलाम चौक और शास्त्री चौक का आदमी सबको फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे सके। ठीक है, रास्ता हमारा जो है क्या हो, सुविधाजनक हो, ठीक ना, कम समय में पहुंचना चाहिए। तो ये सारा चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। ये सारा चीज पे हाईवे का अलाइनमेंट हमारा जो है निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये रहा तुम्हारा रोड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है सर, रोड है। जैसे कि यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, इसको सेंटर लाइन ऑफ रोड कहते हैं। तो रोड पहले यहाँ पे सीधा गया, फिर ये इधर मुड़ गया है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रोड का अलाइनमेंट कहलाएगा। हो सकता था कि रोड एकदम सीधा भी आ सकता था, तो रोड का अलाइनमेंट सीधा होता, लेकिन यहाँ पे क्या, रोड हल्का से यहाँ पे गया, यहाँ पे टर्न ले लिया, तो ये हमारा जो है, ये हमारा रोड का क्या कहलाएगा, अलाइनमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गए? हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है, समझ गए ना? चलो ठीक है। तो हाईवे अलाइनमेंट हमारा क्या कहलाता है, हाईवे अलाइनमेंट क्या हो जाएगा सर, हाईवे अलाइनमेंट इज द पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ ए हाईवे ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो सेंटर लाइन बना हुआ है, इसका जो पोजीशन, ये अलाइनमेंट है कि ये किस तरीके से ग्राउंड पे बिछा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाईवे अलाइनमेंट कहते हैं। एक अच्छा हाईवे अलाइनमेंट में क्या क्या चीज होना चाहिए सर, हाईवे अलाइनमेंट आपका शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए। आसान होना चाहिए सर, सेफ होना चाहिए, और इकोनॉमिकल मतलब सस्ता भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये सब चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है सर? फैक्टर्स अफेक्टिंग हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे अलाइनमेंट को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है सर? इसमें हमारा जो है ना कई सारा फैक्टर आता है। सबसे पहले हमारा ऑब्लिगेटरी पॉइंट आता है, ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रैफिक फैक्टर हो गया, फिर हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, तो ये सब पे इसका निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है सर, जैसे कि इकोनॉमी हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा, इसमें बहुत सारा फैक्टर है मतलब, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या होता है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स हम लोग किसको कहते हैं? ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या हो गया? कुछ स्पेसिफिक जगह जहां से रोड को पास होना ही चाहिए, बात समझ में आ रही है, उसको हम लोग ऑब्लिगेटरी पॉइंट कहते हैं, या जहां से बिल्कुल नहीं पास होना चाहिए। जैसे आपको अभी हम बोले थे ना कि हम लोग जो रोड बना रहे हैं उसको हम लोग कलाम चौक, शास्त्री चौक, ठीक है, बोस चौक, वो सब से होके गुजारते हैं, ठीक है, तो वो सब हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कहलाएगा। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स पे भी ये निर्भर करता है। फिर हमारा जो है ट्रैफिक पे करता है कि रोड पर किस टाइप का और कितना ट्रैफिक आने वाला है, बात समझ में आ रही है, तो ये सब पे हमारा जो है निर्भर करता है, ठीक ना। तो ये सब आप देख लीजिएगा, हमने बता दिया, जो भी आपको बताया है वही चीज यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो हाईवे अलाइनमेंट समझ गए सर, ये किस किस फैक्टर पे निर्भर करता है, ये भी आप देख लीजिएगा, एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है ब्रीफली आउटलाइन द वेरियस रोड पैटर्न्स कॉमनली इन यूज। अलग अलग तरह का जो रोड पैटर्न कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आपको क्या करना है? बताना है ब्रीफली, ठीक है, यानी डिटेल में बताना है। तो देखो अलग अलग तरह का जो रोड पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, रोड पैटर्न का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रोड्स इन ए टाउन और सिटी। किसी भी शहर में रोड का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोड पैटर्न कहते हैं। कि हमारा जो है सारा रोड किसी शहर में कैसे जुड़ा जाएगा, जैसे कि मान के चलो इस तरीके से हमारा जो है सारा रोड जुड़ा हुआ है, तो मान के चलो इस तरीके से रोड जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा रोड जो है ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो एक शहर के अंदर हमारा रोड किस तरीके से जुड़ा हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है? रोड पैटर्न कहलाता है। एक शहर के अंदर हमारा जो सारा रोड है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ आपस में, वो हमारा क्या कहलाता है? रोड पैटर्न कहलाता है। अलग अलग तरह का रोड पैटर्न जो हमको देखने को मिलता है वो हमको चार पांच तरह का होता है। एक उसमें से हमारा क्या, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है सर। रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे तुम देखोगे कि ये सब हमारा बिल्टअप एरिया है, बीच में हमारा बिजनेस एरिया है, और रोड आपस में इधर से इधर से इधर से इस तरीके से आपस में यहाँ पे रोड हमको दिख रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या है सर? रोड पैटर्न में रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है हमारा, समझ गए ना। रोड इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे? 90 डिग्री के एंगल पे रोड हमारा इंटरसेक्ट करेगा सर। यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारा रोड जो है इंटरसेक्ट करेगा कितना सर? 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सिंपल और आसान होता है, कॉमन जो है प्लेन्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न प्लेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका एडवांटेज का अगर बात किया जाए सर, तो इजी ट्रैफिक मूवमेंट, ट्रैफिक का यहाँ पे मूवमेंट बहुत आसान होता है सर। प्लॉट का डिवीजन भी हमारा जो है बहुत आसान होता है, बात समझ गए। चलिए, डिसएडवांटेज का बात किया जाए सर, तो लॉन्गर ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल करने में हमको बहुत ज्यादा डिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा है रेडियल और स्टार पैटर्न। रेडियल और स्टार पैटर्न में रोड इस तरीके से जुड़ा होता है। यहाँ पे हमारा जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न जैसा, ये आपका हो गया रेडियल रोड, इधर रोड चला गया, इधर रोड चला गया, इधर रोड चला गया, बीच में हमारा क्या हो गया? चौक जैसा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल और स्टार पैटर्न कहते हैं। मेन रोड्स जो है रेडिएट करता है सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से सारा रोड निकलेगा, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो आपस में इस तरीके से रोड जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल और स्टार पैटर्न कहते हैं। इसका एडवांटेज हमारा, दो मेन एडवांटेज क्या है सर, कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस टू सेंटर, सेंटर पे आना सबको आसान है, बात समझ में आ गई। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट सिटी के लिए ये सुटेबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है सर, कि सेंटर पे आके कंजेशन हो जाएगा, चारों साइड से जो गाड़ी आएगा यहाँ पे आके जाम लगने लगेगा। चलिए, इसका दूसरा दूसरा कैटेगरी जो है वो हमारा क्या है? रेडियल और सर्कुलर पैटर्न। रेडियल और सर्कुलर पैटर्न में रोड इस तरीके से होता है, यहाँ पे सर्कुलर जैसा होता है सारा रोड, यहाँ पे आके जो खाली जगह तुम देख रहे हो ये सब हमारा क्या है? रोड है, इधर से रोड है, इधर से रोड है, ये सब रोड है, ठीक है।
अगर तुम दिल्ली में कन्नॉट प्लेस जाओगे तो वहां पे ऐसा तुमको देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल रोड्स एंड सर्कुलर रोड, इसमें रेडियल और सर्कुलर रोड का कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ गई। इसका एडवांटेज हमारा क्या है सर, रिड्यूसेस कंजेशन, बेटर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंजेशन को कम करता है सर, और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अच्छा रहता है, इसमें कंजेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि सर्कल जैसा शेप है ना, तो आपस में ये जो है सर्कुलर घूमते रहता है। उसके बाद हमारा आता है हेक्सागोनल पैटर्न, तो इस तरीके का हमारा रोड आपस में जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न कहते हैं। ठीक है। हेक्सागोनल पैटर्न में हमारा क्या होता है सर कि रोड्स जो है हमारा हेक्सागोनल ब्लॉक्स के रूप में आपस में जुड़ा होता है। इसका एडवांटेज का अगर बात किया जाए सर, तो शॉर्टर ट्रेवल डिस्टेंस, इसमें ट्रेवल करने के लिए बहुत कम डिस्टेंस लगता है सर, ट्रैफिक का मूवमेंट भी बहुत आसान होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है सर, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। हेक्सागोनल पैटर्न का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा लास्ट है ग्रिड आयरन पैटर्न। ठीक ना, रोड अरेंज किया जाता है पैरेलली और परपेंडिकुलरली सर, इसको प्लान करना आसान है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ग्रिड आयरन पैटर्न में कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से हमारा जो है रोड आपस में जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, व्हाट इज कैम्बर, कैम्बर क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है रोड सरफेस में, ये आपको बताना है। कैम्बर क्या होता है और ये रोड पे क्यों दिया जाता है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद अलग अलग तरह का कैम्बर बताना है, और किस ट्रैफिक में कौन सा सुटेबल है वो भी बताना है। अलग अलग तरह कैम्बर बताना है और किस ट्रैफिक में कौन सा सुटेबल है वो भी बताना है। तो जैसे मान के चलो ये तुम्हारा रोड है, ठीक है। इस रोड में तुम देखोगे कि हमारा जो बीच का हिस्सा है ना, ठीक है, ये जो रोड का बीच का हिस्सा है, ये हल्का सा उठा हुआ रहता है। जैसे यहाँ फोटो में देखो, इसका अगर हम सेक्शनल व्यू देखते हैं, इस रोड का सेक्शनल व्यू देखते हैं, तो ये जो रोड का हिस्सा होता है ये बीच में यहाँ पे उठा हुआ होता है। ये देखो यहाँ पे बीच में जो है ना उठा हुआ है साइड से। अब ये जो है, ये जो बीच में हिस्सा उठा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग कैम्बर कर रहे हैं। ये कैम्बर क्यों दिया जाता है सर, ताकि हमारा वर्षा का जो पानी हो ना, यहाँ पे पानी इधर ढलान से हमारा जो है ससर के नीचे गिर जाए। बात समझ में आ रही है, समझ गए ना। तो कैम्बर हमारा क्या होता है सर कि जब हम लोग ये जो रोड है, रोड का हम लोग क्रॉस सेक्शन में सेंटर पोर्शन को थोड़ा उठाया जाता है। ठीक है, ये जो रोड का क्रॉस सेक्शन है, इसमें जो रोड का बीच का हिस्सा है, इसको हल्का सा उठाया जाता है दोनों साइड के तुलना में। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ताकि हमारा क्या हो सके, बरसात का पानी आसानी से निकल सके, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, कैम्बर कहते हैं। अब सवाल है सर क्यों प्रोवाइड किया जाता है कैम्बर, बात समझ गए ना। सवाल क्या है कि हमारा जो है कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, कैम्बर इज द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द रोड सरफेस टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर, बरसात का पानी को हटाने के लिए जो है कैम्बर दिया जाता है रोड सरफेस पे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रोड का बीच का हिस्सा को हल्का सा उठा देते हैं। कैम्बर की क्यों आवश्यकता पड़ी सर, कैम्बर हमारा क्या क्या करता है, पहले इस चीज को समझिए। सबसे पहले तो कैम्बर हमारा क्या करता है सर, बरसात का पानी रोड पर से हटाता है, ताकि नीचे का जो रोड का नीचे का मिट्टी है वो खराब नहीं हो। दूसरा क्या करता है सर, वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू पेवमेंट लेयर, पेवमेंट लेयर में वाटर का इनफिल्ट्रेशन ना हो जाए, उससे हमको बचाता है। ठीक है, बरसात का पानी यदि करता है, और दूसरा क्या कि पानी को अंदर घुसने भी नहीं देता है। पानी ससार के गिरा दिया तो पानी अंदर कैसे घुसेगा। उसके बाद हमारा जो है पेवमेंट का लाइफ ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करता है, प्रिवेंटिंग स्कीडिंग, ये स्कीडिंग रोकने का काम करता है। बात समझ में आ रही है, और पेवमेंट को डैमेज होने से बचाता भी है। तो इस तरीके से हमारा जो है कैम्बर काफी हेल्पफुल है। कैम्बर हमारा कितना तरह का होता है, कैम्बर हमारे पास जो है तीन तरह का होता है मेनली। ठीक है, मेनली तीन तरह का होता है, एक स्ट्रेट कैम्बर होता है, दूसरा पैराबोलिक होता है, ठीक है, और तीसरा हमारा जो है कौन सा कैम्बर होता है, कंपोजिट या कंपाउंड कैम्बर होता है। ठीक है, तो ये जो तुम फोटो देख रहे हो ना, ये हमारा क्या स्ट्रेट कैम्बर है। यहाँ पे हमारा ये जो है, ये जो इस तरीके का लाइन है, एकदम सीधा लाइन है, दिख रहा है। यहाँ से ये जो लाइन है, ये एकदम सीधा लाइन है, ये लाइन भी एकदम सीधा लाइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट कैम्बर हो जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक में क्या होता है, यहाँ पे पैराबोला का शेप बनता है। समझ गए ना, तभी फोटो सबका दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है सर, स्ट्रेट कैम्बर है। तो स्ट्रेट कैम्बर कहाँ पड़ता है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं।
ठीक है। सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट स्लोप्स फ्रॉम सेंटर टू एजेस, सेंटर से एज में हमारा जो स्ट्रेट स्लोप होता है, इसको बनाना हमारा बहुत आसान होता है। बात समझ में आ रही है? इसको बनाना आसान होता है सर। और यहाँ पे हमारा जो इस तरीके से दिखता है, फोटो में आपको दिखाई दिया। ये किसके लिए सुटेबल है? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, गांव सब में जो सीमेंट वाला रोड बनता है, पीसीसी रोड बनता है, उसके लिए क्या सुटेबल है। और ऐसा रोड जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, उसके लिए सुटेबल है। बात समझ में आ गई? चलिए, अगला कैटेगरी हमारा है सर, वो है पैराबोलिक चैम्बर। ठीक है। पैराबोलिक चैम्बर हमारा कहाँ पे पड़ता है? देखो ये है पैराबोलिक चैम्बर। यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, ये पैराबोला का शेप बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पैराबोलिक चैम्बर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो सरफेस है पैराबोलिक शेप। पहला बात, इसका सरफेस पे क्या होता है? पैराबोला का शेप होता है, स्मूथ राइडिंग क्वालिटी देता है। ये हमको क्या देता है? स्मूथ राइडिंग क्वालिटी देता है। ये कहाँ पे सुटेबल होता है सर पैराबोलिक चैम्बर? हाई स्पीड रोड के लिए सुटेबल है। बिटुमिनस पेवमेंट पे हम लोग पैराबोलिक चैम्बर बनाते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है, जो हमारा सबसे ज्यादा चलता है, वो हमारा कौन सा कैटेगरी है? वो है हमारा कंपोजिट चैम्बर। वो हमारा क्या है सर? कंपोजिट चैम्बर। आज समझ में आ गई? ठीक है। कंपोजिट कैम्बर, यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेट कैम्बर है, फिर बीच में पैरा हो गया, पैराबोला हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया। तो ये हमारा जो है कंपोजिट कैम्बर है। आजकल जो भी रोड बन रहा है, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट काला वाला जो एनएचएसएच वाला रोड है, सब में यही कंपोजिट कैम्बर ही पड़ता है। बात समझ में आ रही है? कंपोजिट कैम्बर क्या है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। स्ट्रेट और पैराबोलिक कैम्बर का क्या है? कॉम्बिनेशन है। कौन? कंपोजिट कैम्बर। ये किसके लिए सुटेबल है सर? मॉडर्न हाईवे जिसमें कि हैवी ट्रैफिक हो, उसके लिए सुटेबल है। मॉडर्न हाईवे जिसमें कि क्या हो? हैवी ट्रैफिक हो, उसके लिए ये क्या है? सुटेबल है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम लोग यहाँ से जो है न्यूमेरिकल देखेंगे। बात समझ गए ना? न्यूमेरिकल देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। आपको ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालना है। डिजाइन स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व 20 मीटर दिया हुआ है। पेवमेंट विड्थ हमारा जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग के साथ 7.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। और सुपर एलिवेशन 1/150 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? सारा डाटा आपको दे दिया है। आपको क्या करना है? ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालना है। तो हमको जो जो डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग वो सब डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको डिजाइन स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये रहा, इसको लिख लिए। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है सर? हमारा जो ट्रांजिशन कर्व है, उसका रेडियस 200 मीटर दिया हुआ है, ये रहा, लिख लिए। तीसरा हमारा सर W जो है, विड्थ हमको 7.5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे रहा। पेवमेंट विड्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, पेवमेंट का विड्थ जिसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग इंक्लूडेड है, वो 7.5 मीटर दिया हुआ है। तो ये W हो गया। उसके बाद हमारा जो है, ठीक है, अच्छा, ये जो यहाँ पे हमको दिया हुआ डाटा है, पेवमेंट विड्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसका मतलब हो गया W प्लस WE। इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 7.5 मीटर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? W प्लस WE क्या बताता है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग बताता है। W क्या बताता है? पेवमेंट विड्थ बताता है। तो ये मिला के हमारा 7.5 मीटर होता है। ठीक है। रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 1/150 दिया हुआ है। ये सब डाटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब चीज हमने लिख लिया है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है सर सुपर एलिवेशन निकालने का? E बराबर वी स्क्वायर बाय 225 आर। ठीक है। हमको जो सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E बराबर वी स्क्वायर बाय 225 आर। ठीक ना? एफ का वैल्यू यहाँ पे हम 0 मान के चल रहे हैं, तो v का वैल्यू 70 रख देंगे, ये 225 हो जाएगा। r 200 मीटर है, ये कर देंगे। तो यहाँ से हमारा E निकल के आ जाएगा 4900 बाय 4500 निकल के आ जाएगा। ठीक है। E का वैल्यू कितना आ गया? 0.109 आ गया हमारा। E का वैल्यू कितना आ गया सर? 0.109 आ गया हमारा। ठीक। चलिए, तो मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन हमारा कितना होता है? 0.07 होता है मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन। 7% से ज्यादा ज्यादा आप सुपर एलिवेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया था? हमारा वैल्यू जो है 7% से ज्यादा आ गया था। ठीक ना? हम जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे, वो 7% से ज्यादा आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम जो है इससे ज्यादा तो दे नहीं सकते, तो हम लोग सुपर एलिवेशन क्या ले लेंगे? 0.07 ले लेंगे। सुपर एलिवेशन क्या ले लेंगे सर? 0.07 हम लोग ले लेंगे। बात समझ में आ गई?
उसके बाद हमारा जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकलेगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने का फॉर्मूला है n इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया विड्थ प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग इंटू सुपर एलिवेशन बाय 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? n हमारा क्या है? रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन है, 1 इन 150 लिखा था ना, ठीक है। n हमारा क्या है सर? रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, आपको लिखा हुआ था ना 1 इन 150, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो 150 गुना 7.5 हमारा हो जाएगा, गुना 0.7, 7.5 हमारा W हो गया, E हो गया कितना? 0.07, N हो गया 150, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर देखिए कितना आता है। लेंथ हमारा कितना आ जाएगा? 39.375 आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 39.4 मीटर, राउंड ऑफ में हम लोग ले रहे हैं। कुछ लोग इसको 40 मीटर भी ले लेगा राउंड ऑफ में, तो अपना अपना मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये 40 मीटर होगा नहीं, 39 मीटर होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन एंड होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं समझ आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आप जो है इस तरह का क्वेश्चन डील कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ये पार्ट जो है ना यहीं पे एंड होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट वगैरह होगा ना तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक बार अपने दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट मोमेंट में वीडियो जो है बना है, तो इससे दोस्त को शेयर कीजिएगा तो उसको भी पता चल जाएगा। दोस्त का एग्जाम अच्छा जाएगा तो आपको दुआ देगा। बात समझ में आ रही है? और अगर दोस्त दुआ देगा तो आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम अच्छा जाए तो आपस में शेयर कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारा भी थोड़ा भला हो जाता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अब बाकी का पार्ट जरूर देखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम।